स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इस समय पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस वेरिएंट को लेकर, इसकी संक्रामकता और इसके खतरे को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य, महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य और डायरेक्टर क्रिटिकल केयर फोर्टिस अस्पताल मुंबई, डॉक्टर राहुल पंडित। डॉक्टर राहुल पंडित, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार जी डॉक्टर राहुल, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को सामने आया था और करीब एक हफ्ते बाद ही 2 दिसंबर को भारत में भी कर्नाटक में इसके पहले मामले की पहचान कर ली गई थी। लेकिन जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों में इस वेरिएंट की वजह से लोग संक्रमित हुए हैं, उस तरह का संक्रमण अभी तक भारत में देखा नहीं गया है। क्या हमें इससे इस बात का कोई संकेत मिल सकता है कि आने वाले समय में ये वेरिएंट हमारे देश में किस तरह से संक्रमण फैला सकता है, या फिर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी? नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमें साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को पहला वेरिएंट दिखा, वेरिएंट की जो उन्होंने आइडेंटिटी की, उसके बाद करीब हफ्ते 10 दिन के अंदर ही वो वहां का प्रेडोमिनेंट वेरिएंट बन गया। उसने पूरी तरह से करीब करीब डेल्टा को रिप्लेस कर दिया। अब यही जो डर है वो हमें भारत में भी था कि हमें जो है एक हफ्ते के बाद 2 दिसंबर के करीब कर्नाटका में पहला वेरिएंट पाया गया। पर मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो हमारी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है और पब्लिक हेल्थ जो एफर्ट्स कर रही है, वो इतने सक्षम है, इतने मजबूत है कि हम ये पेशेंट्स को सिर्फ उन्हीं लोगों में पा रहे हैं, ये पेशेंट जो कि ट्रैवल होके आए हैं बाहर से, या तो फिर कोई ना कोई ट्रैवलर के संपर्क में आए हैं। तो अभी तक हमें जो लोकल पॉपुलेशन में जो है इसका फैलाव दिखा नहीं है। एक आध क्लस्टर जरूर दिखा है जहाँ पे 7-8 लोग इन्फेक्ट हुए थे, पर वो क्लस्टर में भी एक पेशेंट ऐसा था जो कि ट्रैवल होके आए थे बाहर से। इससे अब लोकल जो है ट्रांसमिशन हमें दिख नहीं रहा है। परंतु जिस रफ्तार से ये यूके में फैला है, साउथ अफ्रीका में फैला है और 1-2 यूरोपियन देशों में जैसे फ्रांस है वहां फैल रहा है, ये डर जरूर है, ये सतर्कता हमको जरूर रखनी चाहिए कि ये हमारे यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि जो बोलते हैं ना कि इंग्लिश में कि ऑल इट टेक्स इज वन केस, सिर्फ एक केस ही काफी है। अगर वो आ गया और वो अगर कम्युनिटी में चला गया तो इसकी जो संक्रमकता है वो बताई जाती है कि डेल्टा वेरिएंट जो कि इसके पहले का प्रेडोमिनेंट वेरिएंट था, उसके मुताबिक कम से कम 2 से लेकर 5-7 गुना भी हो सकती है। और इसका जो आर नंबर आ रहा है फिलहाल यूके में, जो कि जब भी कहना ये थोड़ा जल्दी होगा, पर ये आर नंबर करीब 5 या 6 के करीब आ रहा है। मतलब एक व्यक्ति जो है 5 या 6 लोगों को भी संक्रमित किए जा रहा है ओमाइक्रॉन की वजह से। तो हमें सतर्कता रखनी जरूरी है, पर ये डर जरूर है कि क्या नंबर्स बढ़ेंगे। अब इसको कैसे रोका जाए, क्या रोका जाए, इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना चाहिए और उसके बारे में हमारे पूरे एफर्ट्स रखने चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मरीज सामने आए हैं, उनमें किस तरह के लक्षण देखे गए हैं? क्या इसकी वजह से मरीजों को गंभीर बीमारी भी हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि ओमाइक्रॉन में पाए गए हैं, जो कि डेल्टा में इतने ज्यादा नहीं दिख रहे थे। तो सबसे पहला जो लक्षण बहुत उभर के आया है वो ये है कि फीवर जो है वो लो ग्रेड रहता है ओमाइक्रॉन में, जबकि डेल्टा में लो ग्रेड भी हो सकता है और हाई ग्रेड भी हो सकता है। दूसरा जो लक्षण उभर के आया है वो ये है कि हेडेक, जो सर दर्द जिसको बोलते हैं, सर दर्द जो है वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट में बहुत ज्यादा दिख रहा है और डेल्टा वेरिएंट में करीब करीब सर दर्द की सिर्फ शिकायत जो थी वो बहुत कम थी, पूरे बदन दर्द की शिकायत थी। पर यहाँ पे जो सर दर्द ज्यादा दिखता है और उसके साथ साथ किसी किसी लोगों को जो चक्कर जो बोलते हैं, डिजीनेस जो बोलते हैं, उसके साथ भी प्रेजेंट हो रहे हैं, सर दर्द और डिजीनेस के साथ। तीसरा जो ये है कि इस वक्त जो हम जानते हैं तो डेल्टा के कंपैरिजन में लंग्स के ऊपर ज्यादा इसमें परिणाम नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो डिजीज है वो माइल्ड डिजीज पैदा कर रहा है। मतलब सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हमारा, नाक और गला, इन्हीं में जो है इन्फेक्शन ज्यादा दिख रही है। लोगों को थोड़ी सी गले में खराश में लग रही है, स्क्रैचीनेस लग रहा है।
किसी किसी को थोड़ा बहुत नाक में जो है सर्दी जैसा माहौल लग रहा है, और तीसरा ये है कि इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स में हेडेक लग रहा है। तो इस वक्त तो सब माइल्ड सिम्टम्स है, पर क्या हम ये सिर्फ माइल्ड को सुन के हम रुक जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका में भी और यूके में भी जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, उनके भी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े हुए हैं, और दो चार पेशेंट्स को इंटेंसिव केयर भी लग रहा है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ये सिर्फ माइल्ड बीमारी करेगा हर एक में। अगर कोई पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी कम है, एल्डरली है, या तो फिर उनमें जो है वैक्सीनेशन की पूरी तरह से पेनिट्रेशन नहीं हुई थी, उनमें ये सीवियर डिजीज या मॉडरेट डिजीज भी कर रहा है, उनको इंटेंसिव केयर भी लग रहा है। जी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ हो और अगर उन्हें गंभीर बीमारी नहीं होती है, तो अमूमन कितने दिनों में वो ठीक हो सकते हैं? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जो ठीक होने का जो समय है वो काफी शॉर्ट है। हम इसके पहले बता दें कि डेल्टा का जो टाइम टेबल है वो 2 से 3 हफ्ते का है, पर जो ओमाइक्रॉन के मरीज है जिनको कि ज्यादा संक्रमण नहीं हुआ है, उनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, माफ कीजिएगा, उनको 7 से 14 दिन के अंदर पूरी तरह से अच्छा लग रहा है, और वो कोविड नेगेटिव भी आ रहे हैं उस वक्त। ये मेरे ख्याल से एक राहत की बात लोगों के लिए होगी। और साहब, इसके इलाज का क्या तरीका है? क्या लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत होती है, या फिर घर पर ही इलाज से लोग ठीक हो जाते हैं? और साथ ही साथ, क्या इलाज के लिए कोई खास दवा मौजूद है, या फिर लक्षणों के आधार पर ही लोगों का इलाज किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है फिर से। हमने जो सेकेंड वेव में सीखा कि जब अस्पताल जो है वो पूरी तरह से भर चुके थे, तो काफी सारे लोगों ने होम केयर जो है वो अपनाया। हमें उस सीख को लेके आगे बढ़ना है इस वक्त, कि क्योंकि ये जो मेजर सिम्टम्स आ रहे हैं, मेजर पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको मामूली सिम्टम्स दिख रहे हैं। इन सिम्टम्स की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अगर हम हर अस्पताल जो है, हर हॉस्पिटल जो है, एक होम केयर सिस्टम बनाए, एक होम केयर टीम बनाए, तो अधिकतम मरीजों को हम उनके घर में सुरक्षित रूप से जो है उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर इसके लिए मेडिकल फॉलोअप बहुत जरूरी है। रोज या तो नर्स या डॉक्टर फोन करके पूछे, वीडियो कॉल पे चैट करें और होम केयर करें। दूसरी बात यह है कि अगर हमें ये ऐसा लग रहा है कि इनको हॉस्पिटल में आने की जरूरत है, तो हमें हॉस्पिटल में भी ऐसे रूम्स रेडी रखने पड़ेंगे जिनके कि हम लोग ये ओमाइक्रॉन के पेशेंट्स को हम वहां पे भर्ती कर सके। पर हमें अधिकतम लोगों को घर पे ट्रीट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं लग रही है। जी। डॉक्टर साहब, इसके पहले जो वेरिएंट था, उसमें ऑक्सीजन जब लो होती थी तब लोगों को अस्पताल ले जाते थे। इसमें ऐसा क्या लक्षण है जब लोगों को ये सोचना चाहिए कि उन्हें अस्पताल लेके जाना चाहिए? सही बात है। तो इस वक्त जो अस्पताल में एडमिट हुए हैं, मैं साउथ अफ्रीकन डॉक्टर से भी चर्चा कर चुका हूँ और यूके के डॉक्टर से भी कर चुका हूँ। तो करीब करीब आधे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि किसी और कारण से हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उनकी आरटीपीसीआर कही गई, वो पॉजिटिव आई, और फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के उनको ओमाइक्रॉन डिटेक्ट हुआ। और आधे ऐसे हैं जिनको कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की भी कमी आ रही है, बुखार भी थोड़ा बहुत है, और कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स बहुत ज्यादा है। तो एक एहतियाती तौर पे जो है उनको इस वक्त एडमिट किया गया है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। और 1-2% पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि सांस लेने में तकलीफ है, जिनका की लंग इन्वॉल्वमेंट है, उनको हमने आईसीयू में भर्ती किया, जो कि ओमाइक्रॉन की वजह से है। आपका एक पिछले सवाल में था कि कौन सी दवाई आई है, तो इस वक्त जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई खास फर्क नहीं है। हमें जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगता है उनको स्टीरॉइड्स, लो डोज स्टीरॉइड्स देनी है, डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। अगर उनको एंटीवायरल मेडिकेशन की जरूरत है, तो एक ओरल एंटीवायरल पिल जो है अभी आई, भारत में नहीं आई है अभी, पर दुनिया में आई है, जिसको हम प्लेक्सोविड बोलते हैं, फाइजर की दवाई है, और वो ओरल टैबलेट जो है इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट भी काम करती है। उसी तरह मर्क की एक मोलुनिपिराविर है, जिसका की एफिकेसी थोड़ी कम देखी गई है। रेमडेसिविर के ऊपर हमारे पास कोई डाटा नहीं है, टॉसिलिजुमाब की कोई ऐसा डाटा और जरूरत नहीं लग रही है। इसके अलावा ये 2-3 दवाइयां छोड़ेंगे, और अगर स्टीरॉइड को ऑक्सीजन की कमी होगी तभी देंगे, तो सपोर्टिव केयर ये एकमात्र केयर है उसके लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा है, मेरे ख्याल से और भी लोग जानना चाह रहे होंगे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इसके लक्षण माइल्ड हैं और उसकी वजह से गंभीर बीमारी होने की संभावना कम है। तो फिर इसको लेकर दुनिया भर में इतना डर क्यों है? डर इसलिए है कि इसकी जो संक्रामकता है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड है।
हम देख रहे हैं कि हफ्ते भर के 10 दिन के अंदर जो हम डेल्टा वेरिएंट, जिसके सामने की इतने महीने, करीब करीब 10 महीने तक कोई दूसरा वेरिएंट टिक नहीं सका। ऐसा नहीं कि दूसरे वेरिएंट्स नहीं आए, बहुत सारे वेरिएंट्स आए डेल्टा के बाद, पर वो डेल्टा के सामने टिक नहीं पाए। इस डेल्टा वेरिएंट को एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूरी तरह से रिप्लेस करके ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट आ गया है। भले ये गंभीर बीमारी ना पैदा करे, पर जो हमारे वनरेबल पॉपुलेशन है, जिनकी की शायद इम्यूनिटी कम हो, कैंसर पेशेंट्स हो, डायलिसिस पेशेंट्स हो, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो, या तो जो हमारे हेल्थ केयर कर्मचारी है, जो वर्कर्स हैं, जिनको फिर रिपीटेड एक्सपोजर हो सकता है इस वायरस का, उन लोगों में अगर ये वैक्सीन वायरस पकड़ा जाए और उन लोगों को अगर ये इन्फेक्शन हो, तो हमारी जो हेल्थ केयर की जो फोर्स है वो 10 से 14 दिन के लिए वर्क फोर्स में से बाहर निकल जाएगी। और अगर संक्रमकता इतनी रैपिड है तो हो सकता है 10 या 20% लोग भी अगर संक्रमित हो गए हेल्थ केयर वर्कर से, तो हमारी हेल्थ केयर को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा एक। और ये जो वनरेबल पॉपुलेशन मैंने बताया, उनमें तो ये डिजीज शायद सीवियर भी हो सकता है। इसलिए इसके बारे में बहुत डर है कि इस वक्त हमारे पास ऐसी एक पॉपुलेशन है जहां पे कि वैक्सीनेशन नहीं हुई है पूरी, जहां पे कि उनको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है ये डिजीज की वजह से। उन पेशेंट्स में, उन व्यक्तियों में और हेल्थ केयर वर्कर्स में इसका अगर संक्रमण हो गया तो ये हमें थोड़ा बहुत पीछे धकेल देगा। जी, डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि इसकी इन्फेक्टिविटी यानी संक्रामकता बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये इसके पीछे वजह ये है कि क्या ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है, या फिर इसका मतलब क्या, हम लोग आम भाषा में क्या मतलब निकाल सकते हैं? वो आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये बहुत तेजी से फैल सकता है। तो अगर हम कहते थे पहले कि अगर कोई व्यक्ति एक कोविड व्यक्ति के साथ एक कमरे में है, तो करीब 10 से 15 मिनट का जो है कालावधि लगता था कि एक से दूसरे को इन्फेक्शन हो जाए। इसमें ये कई कई गुना घट के शायद 1 या 2 मिनट पे आ गया है। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति जो है कितने व्यक्ति को ट्रांसमिट कर सकता है, इसका आर नंबर भी जो है वो काफी हाई है। और ये जो है रैपिडली फैल इसके दे रहा है क्योंकि इसके जो स्पाइक प्रोटीन्स में जो बदलाव आए हैं, म्यूटेशंस आए हैं, वो स्पाइक प्रोटीन एक ऐसी जगह चीज है वायरस के अंदर जो कि हमारे सेल्स को जाके पकड़ लेती है, जो कि संक्रमकता बढ़ाती है। तो इसमें जो बदलाव आए हैं उसमें दिख रहा है कि ये संक्रमकता बिल्कुल बढ़ाई हुई है इसने अभी इस वक्त म्यूटेशन में। इसलिए ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है कि बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमित कर देगा। हमें पता चलने के पहले शायद लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग संक्रमित हो जाए जब तक कि हमें पता लगे कि ये वायरस एक्चुअली पूरी तरह से फैल गया। और यही हम यूके में देख रहे हैं। यूके में करीब 50 to 60% राइज हो गया है एक हफ्ते के अंदर कोविड के केसेस में। और वहां के जो है अर्थ हेल्थ विशेषज्ञ जो बोल रहे हैं कि वहां पे उनको 10 लाख तक केसेस आने की आशंका है। अगर यूके जैसा पॉपुलेशन 10 लाख केसेस सोच रहा है, तो हमारा जो पॉपुलेशन है इसका डायनामिक्स भी पूरा अलग है। और भले ही हमें हॉस्पिटल में ज्यादा भर्ती ना हो, पर संक्रमित मरीज जो एक्टिव पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा रहने की शक्यता है। और उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा साहब कि हमारे पास जो एक एडवांटेज है वो है हाइब्रिड इम्यूनिटी का। डेल्टा वेरिएंट के वक्त करीब करीब हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन में सीरो पॉजिटिविटी एंटीबॉडीज पाई गई थी। उसके साथ साथ हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चला है। उसमें मेरे ख्याल से इतना इतना तेजी से क्या ये हमारे पॉपुलेशन में फैलेगा या नहीं, इसके ऊपर इस वक्त प्रश्न चिन्ह है। डॉक्टर साहब, इसी पर मैं आना चाह रहा था कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, या फिर वो लोग जिनको पहले से कोरोना का संक्रमण हो चुका है, उन्हें भी इस वेरिएंट से उतना ही खतरा है जितना कि उनको जिनको की वैक्सीन नहीं लगी है? ये तो तय है कि वैक्सीन अगर आपको लगी है, 2 डोज हुए हैं, तो आपको सीवियर डिजीज और मॉडरेट डिजीज इस लक्ष्य के चांसेस बहुत कम है। और मोर्टेलिटी के चांसेस, मौत होने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो सीवियर डिजीज से तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मोर्टेलिटी से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पर ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की बात आप कह रहे हैं कि जिनका की वैक्सीनेशन हुआ है या इनको पहले से कोविड हुआ था, क्या उनमें ये दिखेगा वापस इन्फेक्शन? तो करीब 2% हम लोग मानते थे डेल्टा वेरिएंट में कि 2% लोग ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन लेके वापस बीमार हो सकते हैं। इसका जो परसेंटेज है शायद 2 से कई गुना ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट जिनका कि दोनों डोजेज वैक्सीन के हुए हैं वो भी संक्रमित हुए हैं, और जिनको कोविड हुआ है वो भी संक्रमित हुए हैं। तो इस वक्त इसका जो परसेंटेज है वो हमें ठीक से पता नहीं चला कि कितना ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर रहा है। और निश्चित रूप से 2% से तो कई ज्यादा आंकड़े आने वाले हैं उसमें। डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज को लेकर भी इस वक्त काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ देशों में बूस्टर डोज देना शुरू भी हो गया है।
हमारे देश में अभी इसकी कितनी ज़रूरत है और इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? बूस्टर डोज का बात बात जो चली है, या थर्ड डोज की बात जो चली है, वो इस वजह से चली है कि हम जानते हैं कि 6 महीने के बाद जो है इम्यून रिस्पॉन्स हमारा जो है घटने लगता है एंटीबॉडीज के रूप में। एंटीबॉडीज कम होना शुरू हो जाती है। पर हमारी जो टी सेल मेमोरी है वो अभी भी काफी अच्छी रहती है। तो ये जो हमें हाइब्रिड इम्यूनिटी मिली थी भारत में, जिसको कि हमें करीब करीब 80% लोग जो है शायद इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर गए फर्स्ट वेव के अंदर, तो इससे हमें डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगा। पर मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि एक हमारा पॉपुलेशन का सबसेट है जो कि वनरेबल है, जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जिनको कि दोनों इंजेक्शन देने के बावजूद उनकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है। इनको एक एडिशनल थर्ड डोज देना हमें बहुत जरूरी है। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि रिपीटेडली एक्सपोज होने वाले हैं वायरस को, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग जो है हमारे पूरी बाकी के जो पेशेंट्स को देखेंगे, तो उनको जो है इस वक्त थर्ड डोज या बूस्टर डोज देना जरूरी है। जैसे जैसे आगे पॉपुलेशन जाएगी, वैसे वैसे हमें आगे के पॉपुलेशन को भी बूस्टर डोज देने पड़ेंगे। भाई इन दो घटकों को इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकतम हेल्थ केयर वर्कर्स ने जनवरी से लेकर मार्च में उनका वैक्सीनेशन खत्म कर दिया था, और अभी करीब करीब 9 महीने हो गए हैं। ये ओमाइक्रॉन शायद नहीं भी आता तो भी ये बूस्टर डोज का प्रश्न चिन्ह जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स में आना जरूरी था, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में आना जरूरी था। तो ये इन दो सेगमेंट्स को छोड़ के बाकी सब शायद सेगमेंट्स थोड़े दिन रुक सकते हैं, थोड़े हफ्ते रुक सकते हैं बूस्टर डोज के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक आम नागरिक के तौर पर इस वक्त हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है ताकि ये जो वेरिएंट है इसको फैलने से हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करें कि इसे फैलने से रोका जा सके? बहुत बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे लिए क्या कर रही है, भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। भारत सरकार और जो स्टेट की सरकार है वो आपको वैक्सीनेशन दे रही है, आपको गाइडलाइंस बता रही है, पर एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक का भी तो कोई कर्तव्य होता है। और वो कर्तव्य ये है, सबसे पहले तो आप जब भी घर के बाहर निकले तो मास्क पहने, प्रिफरेबली डबल मास्क पहने, कपड़े का मास्क और एक 3 प्लाई सर्जिकल मास्क। जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो कहीं भी बाहर निकले तो एक N95 मास्क पहन के निकले। दूसरी बात है कि हमारा इस वक्त जो है वैक्सीनेशन के बारे में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी सवाल प्रश्न चिन्ह उसके बारे में नहीं होना चाहिए। हमें इस वक्त देश को अगर बचाना है संक्रमित होने से, तो हमें सब लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। जब तक हर भारतवासी वैक्सीनेट नहीं हो जाता है, तब तक किसी ना किसी को सीवियर डिजीज की जो है आशंका बनी रहेगी। इसे दोनों डोज वैक्सीन के जितने जल्द में जल्द आप ले सके ले लीजिए। तीसरी बात, अननेसेसरी गैदरिंग्स, अननेसेसरी आउटिंग्स आप कर्व डाउन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बाहर मत निकलिए, पर अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कीजिए। अगले 2 से 4 हफ्ते जो है हमारे लिए बहुत क्रूशल है। अगर हम अगले 2 से 4 हफ्ते में इस वायरस को अगर फैलने से रोक सके, इसको इतने ही इसमें सीमित कर सके कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री उन्हीं में ये पाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी विक्ट्री इसको हम मान पाएंगे। 2 से 4 हफ्ते मतलब मिड जनवरी तक जो है हमको, या जनवरी एंड तक जो है हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने जो ये बातें बताई हैं मुझे लगता है कि बहुत अहम बातें हैं और सभी लोगों को इनका पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।